हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल का अध्ययन कर लिया है। अब इस क्लास में हम ताम्र पाषाण काल, चालकोलिथिक एज पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ताम्र पाषाण काल, ताम्र मतलब तांबा, पाषाण मतलब पत्थर। जो तांबे और पत्थर का दोनों का एक साथ प्रयोग जिस काल में किया जाएगा उसे ताम्र पाषाण काल कहेंगे। अभी तक पिछली क्लासों में हम लोगों ने देखा था कि मानव ने पाषाण या पत्थर का प्रयोग करना शुरू किया था, लेकिन अब इस काल में तांबे का भी प्रयोग किया जाएगा और पत्थर का भी प्रयोग किया जाएगा। तो ताम्र पाषाण काल से तात्पर्य, ताम्र पाषाण काल से तात्पर्य मानव सभ्यता के उस काल से है जब मानव ने धातु, तांबा तथा पत्थर जब मानव ने धातु तांबा का प्रयोग शुरू कर दिया था, परंतु पत्थर के औजारों का भी प्रयोग किया जाता था। ताम्र पाषाण काल, चालकोलिथिक एज क्या था? ताम्र पाषाण काल ऐसा समय था जब मानव ने धातु तांबा का प्रयोग करना शुरू कर दिया था, परंतु पत्थर के औजारों का भी प्रयोग किया जाता था। तो मानव क्या था, जब मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु खोजा तो तांबा बहुत कम मात्रा में उपलब्ध था। उतने से मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती थी हथियारों के लिए। तो मानव ने साथ में पत्थर के औजारों का भी प्रयोग जारी रखा। इसलिए इस काल को ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम खोजी गई धातु, सर्वप्रथम खोजी गई धातु तांबा थी। मानव द्वारा सर्वप्रथम खोजी गई धातु तांबा थी। तांबा कम मात्रा में उस समय उपलब्ध था। तांबा कम मात्रा में उस समय उपलब्ध था, इसलिए पत्थर का भी प्रयोग हथियार बनाने में किया जाता था। इसलिए इस काल को ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। तो ताम्र पाषाण काल क्या है? जब मानव पत्थर का भी प्रयोग करेगा और धातु का भी प्रयोग करेगा। और मानव द्वारा सर्वप्रथम खोजी गई धातु तांबा थी। जब तांबा खोजा गया तो तांबा बहुत कम मात्रा में उपलब्ध था, इसलिए मानव पत्थर का भी प्रयोग करता था। इसीलिए इस काल को ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। अगला है ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल का विकास
केवल पश्चिम भारत में हुआ, का विकास मुख्यतः पश्चिम भारत में हुआ। क्योंकि पश्चिम भारत में ही तांबा पाया जाता था। ताम्र पाषाण काल जो है इसका विकास पश्चिम भारत में हुआ, क्योंकि भारत में तांबा पश्चिम भारत में ही मुख्यतः पाया जाता था। पश्चिम भारत मतलब राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब पश्चिम भारत में आते हैं। और जो ताम्र पाषाण काल की जो संस्कृति है उसका विकास केवल पश्चिम भारत में ही मुख्यतः हुआ है, क्योंकि पश्चिम भारत में ही तांबा पाया जाता था, तो पश्चिम भारत में ही ताम्र पाषाणिक संस्कृति का विकास हुआ। ताम्र पाषाण काल को चालकोलिथिक कैलकोलिथिक संस्कृति भी कहा जाता है। ताम्र पाषाण काल को चालकोलिथिक या कैलकोलिथिक संस्कृति भी कहा जाता है। और ताम्र पाषाण काल जो है वो काफी लंबे समय तक रही थी। और अभी देखा कि ताम्र पाषाण काल में तांबे का विकास हुआ था मुख्यतः, तो तांबे के प्रयोग के आधार पर संस्कृतियों को 3 भागों में बांटा गया है। संस्कृतियों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, पूर्व हड़प्पा सभ्यता। पूर्व हड़प्पा संस्कृति। और दूसरा हड़प्पा संस्कृति। और तीसरी है उत्तर हड़प्पा संस्कृति। उत्तर हड़प्पा संस्कृति, पूर्व हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति, उत्तर हड़प्पा संस्कृति। जो पूर्व हड़प्पा संस्कृति है ये 3500 ईसा पूर्व से 2350 ईसा पूर्व तक माना जाता है। पूर्व हड़प्पा संस्कृति को 3500 ईसा पूर्व से 2350 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और हड़प्पा संस्कृति जो है वो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और उत्तर हड़प्पा संस्कृति 1750 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक है। इन सभी के समय ताम्र पाषाण संस्कृतियों का विकास हुआ। तो ताम्र पाषाण संस्कृति का विकास मुख्यतः पश्चिम भारत में हुआ, क्योंकि हमारे देश में जो पश्चिम भारत जैसे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मुख्यतः राजस्थान में तांबा पाया जाता था, तो उसी क्षेत्र में ताम्र पाषाण संस्कृति मिलेगी, क्योंकि तांबे का प्रयोग है ताम्र पाषाण में, तो ये पश्चिम भारत में मुख्यतः मिलेगा, इसलिए ताम्र पाषाण काल पश्चिम भारत में ही है। और ताम्र पाषाण काल को चालकोलिथिक या कैलकोलिथिक संस्कृति इंग्लिश में कहा जाता है।
और तांबे के प्रयोग के आधार पर संस्कृतियों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पूर्व हड़प्पा संस्कृति है 3500 ईसा पूर्व से 2350 ईसा पूर्व तक। दूसरी हड़प्पा संस्कृति 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। और उत्तर हड़प्पा संस्कृति जो है वो 1750 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक है। और इन सभी के समय ताम्र पाषाण संस्कृतियों का विकास हुआ है। मुख्यतः पूर्व हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा में ताम्र पाषाण संस्कृतियों का विकास हुआ है, लेकिन ये तीनों काल में ताम्र पाषाण संस्कृतियों का विकास धीरे धीरे होता रहेगा। अब प्रमुख ताम्र पाषाणिक स्थल देखते हैं हम लोग। प्रमुख ताम्र पाषाणिक स्थल, जो ताम्र पाषाण काल के जो स्थल हैं, कहाँ कहाँ पे हमें ताम्र पाषाण काल मिला है, स्थल या संस्कृतियां कह सकते हैं। प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां, जो ताम्र पाषाण काल से जुड़ी हुई संस्कृतियां हैं वो कौन सी हैं? पहली है आहार संस्कृति। आहार संस्कृति, ऐसी को कुछ लोग आहार संस्कृति भी कहते हैं। आहार संस्कृति, ये जो आहार संस्कृति है ये मुख्यतः राजस्थान में विस्तृत थी। यह संस्कृति राजस्थान में बनास नदी के तट पर स्थित है। बनास नदी के तट पर विकसित हुई। इसलिए इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। ये जो बनास आहार संस्कृति है, राजस्थान में एक बनास नदी है उसके तट पर विकसित हुई थी, इसलिए इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। तो आहार संस्कृति कहा जाए या आहार संस्कृति कहा जाए या बनास संस्कृति कहा जाए, सभी एक ही है। आहार संस्कृति का विकास राजस्थान के राजसमंद जिले के गिलुंड, राजसमंद जिले के गिलुंड राजस्थान के राजसमंद जिले के गिलुंड उदयपुर जिले के आहार बालाथल तथा भीलवाड़ा जिले के ओजियाना में विस्तृत थी। आहार संस्कृति राजस्थान में बनास नदी के तट पर विकसित हुई थी, इसलिए इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। और आहार संस्कृति या आहार संस्कृति का विकास राजस्थान के राजसमंद जिले के गिलुंड, उदयपुर जिले के आहार बालाथल और भीलवाड़ा जिले के ओजियाना में विस्तृत थी। आहार संस्कृति के लोग आहार संस्कृति के लोग ताम्र कर्म से शुरुआत से ही परिचित थे। ये तांबे के काम से शुरुआत से ही परिचित थे, तांबा गलाना जानते थे। और आहार संस्कृति का काल जो है वो लगभग
2025 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक है। ये टाइम पीरियड में हमें ज्यादा फंसना नहीं है, बस थोड़ा सा समझने के लिए टाइम पीरियड लिखा गया है। बाकी इसका जो समय है लगभग ओवरऑल इतना ही है, कुछ बहुत कम ज्यादा हो सकता है। तो आहार संस्कृति का काम टाइम पीरियड है 2025, कोई 2000 लिखता है, उससे 1200 ईसा पूर्व तक है। और ये संस्कृति राजस्थान में विकसित हुई थी। तो आहार संस्कृति के लोग ताम्र कर्म से शुरुआत से ही परिचित थे, मतलब तांबे का काम जो करते थे ये शुरुआत से ही जानते थे, इनको कोई दिक्कत नहीं थी शुरू से ही। आहार संस्कृति में सिरेमिक 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 मतलब चीनी मिट्टी के बर्तन। आहार संस्कृति में सिरेमिक कला उन्नत थी। सिरेमिक सिरेमिक मतलब चीनी मिट्टी के बर्तन, जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं वो उसकी कला उन्नत थी। आहार संस्कृति में सिरेमिक कला उन्नत थी, मतलब ये चीनी मिट्टी के बर्तन बहुत अच्छे से बना लेते थे। आहार के सिरेमिक का नाम रेड वेयर, ये नाम है। वेयर माने बर्तन, इंग्लिश में बर्तन को वेयर कहा जाता है, इसलिए रेड वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर, इस तरह से लाल कलर के बर्तन होते थे या भूरे होते थे, इस तरह से रंग के कलर होते थे। तो ये आहार संस्कृति के लोग ये चीनी मिट्टी के बर्तन बहुत अच्छे से बनाना जानते थे और इनके बर्तनों का नाम रेड वेयर और पेंटेड ग्रे वेयर है। और आहार के बारे में, तो आहार का प्राचीन नाम ताम्रवती था। ताम्रवती, ताम्रवती या ताम्रवती कुछ भी कह सकते हैं, प्राचीन नाम ताम्रवती था, अर्थात तांबे की जगह। तो इसके नाम से स्पष्ट है कि आहार एक ऐसी जगह पे था जहाँ तांबा बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध था। आहार ताम्र पाषाण काल की प्राचीनतम संस्कृति। तो आहार का प्राचीन नाम ताम्रवती था। ताम्रवती मतलब तांबे की जगह। तो इसके नाम से स्पष्ट है कि राजस्थान में आज भी तांबा बहुत मिलता है, वैसे उस समय भी आहार में तांबा बहुत मिलता था। और आहार ताम्र पाषाण काल की प्राचीनतम संस्कृति। इतना है आहार के बारे में। अब अगली संस्कृति है दूसरी, कायथा संस्कृति। कायथा संस्कृति, कायथा संस्कृति नंबर 2 पे संस्कृत का नाम है कायथा संस्कृति। कायथा संस्कृति कायथा संस्कृत का जो टाइम पीरियड है वो 2000 से 1800 ईसा पूर्व है। इसका लगभग समय जो कायथा संस्कृति का है 2000 से 1800 ईसा पूर्व। कायथा कायथा मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में एक जगह है, उसका नाम है कायथा, उसी के नाम पे इसका नाम कायथा रखा गया है। तो लिखते हैं कायथा संस्कृति कायथा संस्कृति का यह नाम मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के स्थल कायथा के नाम पर रखा गया है। कायथा संस्कृति का जो नाम है, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में एक स्थल है, उसका नाम है कायथा। इसी के नाम पे इसे कायथा नाम रखा गया है।
यह स्थल मध्य प्रदेश में स्थित है। और जो ताम्र पाषाण काल के जितने भी स्थल हैं, यहाँ पर घोड़े के अवशेष कहीं पर नहीं मिले हैं, लेकिन कायथा में घोड़े की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। ताम्र पाषाण काल के किसी भी स्थल पर घोड़े के अवशेष नहीं मिले हैं। परंतु कायथा में घोड़े के अवशेष मिले हैं। ताम्र पाषाण काल का जितने स्थल है वहां घोड़े के अवशेष नहीं मिले हैं, परंतु कायथा में घोड़े के अवशेष मिले हैं। कायथा एक मिश्रित संस्कृति थी। कायथा एक मिश्रित संस्कृति थी, अर्थात यहाँ के लोग पशुपालन और कृषि दोनों करते थे। पशुपालन और कृषि दोनों करते थे। तो कायथा संस्कृति 2000 से 1800 ईसा पूर्व के बीच थी। कायथा संस्कृति का जो ये नाम है, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले का एक स्थल है, उसका नाम है कायथा। इसी के नाम पे कायथा संस्कृति का नाम कायथा रखा गया, और मुक्ता मध्य प्रदेश में स्थित है और उज्जैन जिले के आसपास है, इसलिए इसका नाम कायथा, उज्जैन जिले के स्थल कायथा के नाम पर रखा गया है। और ताम्र पाषाण काल के किसी भी स्थल पर घोड़े के अवशेष नहीं मिले, कहीं पर भी नहीं मिले, परंतु कायथा में घोड़े के अवशेष मिले। और कायथा एक मिश्रित संस्कृति थी, अर्थात यहाँ के लोग पशुपालन और कृषि दोनों करते थे, तो ये एक मिश्रित संस्कृति। अब तीसरी है जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति, नहीं पहले लिखते उसको देखते हैं। मालवा संस्कृति, तीसरी है मालवा संस्कृति। इसका समय है 2000 से 1300 ईसा पूर्व तक। जो मालवा संस्कृति है इसका समय 2000 से 1300 ईसा पूर्व तक लगभग है। ये मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है, मालवा के पठार के आसपास का। उसी मालवा के पठार के आसपास ये संस्कृति विकसित हुई थी, इसलिए इसका नाम है मालवा संस्कृति। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के आसपास यह संस्कृति विकसित हुई थी। यह संस्कृति विकसित हुई थी। मध्य प्रदेश का जो मालवा क्षेत्र था उसी के आसपास ये संस्कृति विकसित हुई थी, इसलिए इसे मालवा संस्कृति कहा जाता है। इसलिए इसे मालवा संस्कृति कहा जाता है। मालवा संस्कृति जो थी मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के आसपास विकसित हुई थी, इसलिए इसे मालवा संस्कृति कहा जाता है।
यह इस संस्कृति के प्रमुख स्थल नागदा, मालवा आदि। मालवा संस्कृति भी एक ग्रामीण संस्कृति तो मालवा संस्कृति, इसका समय है 2000 से 1300 ईसा पूर्व, और ये मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के आसपास विकसित हुई थी, इसलिए इसे मालवा संस्कृति कहा जाता है। मेनली इतना है। और इस संस्कृति के प्रमुख स्थल जो है वो नागदा, मालवा आदि है। मालवा संस्कृति भी एक ग्रामीण संस्कृति थी और कुछ खास नहीं है सर। तो अगली संस्कृति है जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति जोरवे संस्कृति, इसका समय है 1300 से 700 ईसा पूर्व। 1300 से 700 ईसा पूर्व। जोरवे संस्कृति 1300 से 700 ईसा पूर्व तक। ये लगभग 1300 से 700 ईसा पूर्व तक रही। ये लौ काल आ जाता है, उस समय तक की संस्कृति है ये संस्कृति। महाराष्ट्र, कोंकण तट, कोंकण तट, कोंकण तट मतलब पश्चिमी तट, कोंकण तट या पश्चिमी समुद्र तट तथा विदर्भ क्षेत्र को छोड़कर तथा गुजरात के कुछ क्षेत्रों में विस्तृत थी। कुछ क्षेत्रों में विस्तृत थी। और जोरवे संस्कृति लौह काल तक विद्यमान रही। जोरवे संस्कृति के प्रमुख स्थल, जोरवे संस्कृति के प्रमुख स्थल प्रवर, तापी नदी घाटी पर, तापी नदी घाटी पर प्रवर, प्रकाश, गोदावरी नदी घाटी पर, नदी घाटी पर दायमाबाद या दायमाबाद आदि। जोरवे संस्कृति के प्रमुख स्थल तापी नदी घाटी पर प्रवर, प्रकाश और गोदावरी नदी घाटी पर दायमाबाद, ये सब आदि है। जोरवे में सबों को घर के आंगन में उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाया जाता था।
उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाया जाता था। जो जोरवे स्थल था यहाँ पर शवों को उत्तर और दक्षिण दिशा में दफनाया जाता था, उत्तर दक्षिण दिशा में रख के दफनाते थे। और जोरवे में शवों को दफनाते समय वयस्क के शवों को दफनाते समय टखने के नीचे का हिस्सा, टखना मतलब घुटना, काट दिया जाता था। तो इसमें क्या करते थे, जब शव को दफनाते थे तो शवों को टखने के नीचे का हिस्सा काट दिया जाता था। जोरवे में बच्चों को या शिशुओं को लिख सकते हैं, शिशुओं को कलश या मिट्टी के बर्तन कह सकते हैं इसको, में रख कर दफनाया जाता था। तो जोरवे संस्कृति जो 1300 से 700 ईसा पूर्व तक थी, 700 ईसा पूर्व लव काल का समय था। तो यह संस्कृति महाराष्ट्र, कोंकण तट या पश्चिमी समुद्र तट, जो पश्चिम का समुद्र तट है, और विदर्भ क्षेत्र जो है मराठवाड़ा का एरिया, उसको छोड़ देंगे तो और बाकी गुजरात के कुछ क्षेत्रों में विस्तृत थी। तो जोरवे संस्कृति मेनली महाराष्ट्र में थी। अगर दोनों राज्यों का प्रश्न आया कि किसमें थी, तो मुख्यतः इसको महाराष्ट्र में मानेंगे। और ये कोंकण तट या पश्चिम का जो समुद्र तट है विदर्भ क्षेत्र छोड़ देंगे और पूरे महाराष्ट्र में थी। और जोरवे संस्कृति लव काल तक विद्यमान रही। इसका समय, लव काल का समय 1000 ईसा पूर्व से शुरू होता है और ये उसके बाद की संस्कृति है, तो ये लव काल तक विद्यमान रही। और जोरवे संस्कृति के प्रमुख स्थल है वो तापी नदी घाटी पर प्रवर, प्रकाश और गोदावरी नदी घाटी पर दयमाबाद है। और जोरवे में जो शव दफनाए जाते थे उसमें शवों को उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाया जाता था। उत्तर की तरफ सिर रहता था और दक्षिण की तरफ पैर रखे जाते थे, इस तरह से दफनाया जाता था। और घर के आंगन में ही दफनाया जाता था, अलग से कोई कब्रिस्तान नहीं होते थे। जोरवे में वयस्क के शवों को दफनाते समय टखने के नीचे का हिस्सा काट दिया जाता था, मतलब टखना या घुटना जो होता है उसके नीचे का हिस्सा शवों को दफनाते समय काट दिया जाता था और लगभग एक बॉक्स में भर देते थे और घर के आंगन के नीचे दफना दिया जाता था। और जोरवे में शिशुओं को कलश या मिट्टी के बर्तन में रखकर दफनाया जाता था। जो छोटे बच्चे होते थे उनको कलश या मिट्टी के बर्तन में रखकर दफनाया जाता था। अगली संस्कृति है गणेश्वर जोधपुर संस्कृति। गणेश्वर जोधपुर संस्कृति, गणेश्वर जोधपुर संस्कृति ये 3000 से 2300 ईसा पूर्व तक थी। ये लगभग 3000 से 2300 ईसा पूर्व तक थी और ये लगभग हड़प्पा सभ्यता या नगरीय सभ्यता के करीब थी, लेकिन ये ग्रामीण सभ्यता ही बनी रही। तो इसी के बाद हड़प्पा सभ्यता का विकास होगा। यह सभ्यता या संस्कृति राजस्थान राज्य में विस्तृत थी। यह संस्कृति राजस्थान राज्य में विस्तृत थी। यह सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय सभ्यता के
नगरीय सभ्यता की तरह काफी विकसित थी, परंतु यह अभी भी ग्रामीण सभ्यता ही थी। परंतु यह अभी भी ग्रामीण सभ्यता ही थी। ग्रामीण संस्कृति ही थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय संस्कृति थी। एक नगरीय संस्कृति थी। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यह सभ्यता जो है गणेश्वर जोधपुर राजस्थान राज्य में पहली बात तो विस्तृत थी, और सिंधु घाटी सभ्यता की तरह नगरीय सिंधु घाटी सभ्यता की एक नगरीय सभ्यता थी, इसकी तरह काफी विकसित थी, परंतु यह अभी भी ग्रामीण सभ्यता ही थी। इस पॉइंट को रहने देते हैं। और गणेश्वर जोधपुर संस्कृति राजस्थान के खेतड़ी क्षेत्र के पास थी। राजस्थान में जो खेतड़ी की खाने हैं तांबे की, उसी के पास था। इस संस्कृति के लोग तांबे के बेहतरीन कारीगर थे। यहाँ गैरिक मृतभांड भी मिले हैं। गैरिक मृतभांड भी मिले हैं। गैरिक मृतभांड का मतलब होता है लाल बर्तन, चित्रित लाल बर्तन। ये चित्रित लाल बर्तन होते हैं, इनको गैरिक मृतभांड कहा जाता है। और यही संस्कृति आगे चलकर सिंधु घाटी सभ्यता को विकसित करती है। तो गणेश्वर जोधपुर संस्कृति राजस्थान राज्य में मेनली विस्तृत थी, और यह सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय सभ्यता की तरह काफी विकसित थी, परंतु यह अभी भी ग्रामीण थी। नगरीय सभ्यता नहीं थी गणेश्वर जोधपुर। और गणेश्वर जोधपुर संस्कृति राजस्थान के खेतड़ी क्षेत्र के पास स्थित थी। खेतड़ी की खाने हैं जो अभी भी राजस्थान में तांबे के लिए प्रसिद्ध है, तो उस क्षेत्र के पास था। जब तांबे के क्षेत्र के पास होगा तो तांबा के बेहतरीन कारीगर भी यहीं पर होंगे। तो इस संस्कृति के लोग तांबे के बेहतरीन कारीगर थे। यहाँ गैरिक मृतभांड भी मिले। गैरिक मृतभांड मतलब लाल बर्तन होते हैं और चित्रों से रंगे होते हैं। यह संस्कृति आगे चलकर सिंधु घाटी सभ्यता को विकसित करती है। तो ये ताम्र पाषाण काल की कुछ संस्कृतियां हैं। अब इसके आगे हम ताम्र पाषाण काल की क्लास अगली क्लास में पूरी करेंगे। तो अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।